जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे पॉलिटी के इस पार्ट में, जो अब हम डायरेक्ट कहाँ से शुरू करने वाले हैं, संवैधानिक विकास से। अगर कोई स्टूडेंट ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पॉलिटी की काफ़ी वीडियोस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप पूरी सीरीज़ से यदि वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। या फिर कम से कम एटलीस्ट इससे एक मतलब जो अगर आप चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं देखना, तो एक वीडियो से पहले का जो मतलब संवैधानिक विकास की जो शुरुआत है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं कराया हूँ वो लगभग 45 मिनट्स के आसपास का है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। देन आपको यहाँ से आज का टॉपिक फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ से ये बताना चाहूँगा मैं आपको, जितने भी बच्चे आरओ एआरओ या पीसीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ में मैं टोटल सिलेबस तो करवाऊँगा ही इसमें। और इससे एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप यूपीएसआई वगैरह या दूसरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो पॉलिटी को आसान कितनी तरह से बना सकते हैं और कैसे उसको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, इसी सीरीज़ पे मैं आपको काम कर रहा हूँ। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक जितने अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, राइट। तो आज जो मैं जहाँ से बात करूँगा तो ये संवैधानिक विकास का उसी से आगे का पार्ट है, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ से ये है कि जो 1773 से जो मैं आज यहाँ से टॉपिक जो शुरू होगा हमारा, इसके छोटे छोटे फैक्ट्स को मिलाकर वो एक क्वेश्चंस में 2 से 3 कथन के रूप में रखेगा, और आपको पहचानना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट दिए गए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में सही है या गलत है। तो विशेष तौर पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास है, एक मतलब इसमें 2 वीडियोज़ आएंगी, अभी एक आ जाएगी और एक कल वीडियो आ जाएगी, आपका संविधान विकास कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करना कि इस वीडियोस को देखने के बाद में इसके नोट्स बनाकर 2-3 बार अगर आप रिवीजन करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा मैं इसके सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है संवैधानिक विकास का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो संवैधानिक विकास का पार्ट 2, ठीक है। देखो बच्चों, इस पार्ट को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको समझिए कि किस तरह से चीज़ें बनकर आई थी, ठीक है। सर, संवैधानिक विकास के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इससे पहली वीडियो जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें सिखाया था कि संवैधानिक विकास की शुरुआत का मतलब है कि भारत के संविधान के विकास का क्रम कब से मान सकते हैं, या ये कह दीजिए कि भारत के संविधान की शुरुआत कब से हुई थी। तो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से मैंने आपको बताई थी, या फिर उसका दूसरा आंसर यह हो सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को बच्चों हिंदी में कहते हैं नियामक या नियंत्रक अधिनियम। कभी कभी आपको इसके लिए लिखा हुआ मिलेगा 1773 का चार्टर एक्ट। क्या नाम आ सकता है? 1773 का चार्टर एक्ट नाम भी आ सकता है। अब ये यहाँ से जो आज हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में अगर आपको समझना है डिटेल से, तो एक बात तो ये जान लो बच्चों कि ये क्या है, एक तरह का संविधान है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था। जैसे आज हमारे देश का अपना एक संविधान है, ठीक उसी के तहत हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। तो इससे आप यह समझेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी, तो कंपनी तो इंडिया में काम करती थी, इंडिया में शासन करती थी, तो कंपनी के लिए बेहतर तरह से कंपनी इंडिया में शासन कर सके, इसके लिए इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में संविधान बनाए जाते थे और उनको वहाँ पर बनाकर भारत में उनको लागू किया जाता था। तो उनमें सभी संविधानों में का ये पहला संविधान है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था, ठीक। अब इस कानून को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसके लिए हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसका इतिहास, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ कि 1773 का जो अधिनियम था, इसके बनाने का उद्देश्य और किस समिति के सिफारिश पर यह बना है, यहाँ से कई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इतिहास से जोड़ना चाहूँगा, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं समझाऊँगा तो आपको ये डेटा याद नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। चलो इतिहास समझते हैं। इतिहास में आप एक चीज़ ये जान लेंगे सर, 1757 का 1757 का
57 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? यह युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 में अंग्रेजों के बीच और भारतीयों के बीच में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में आपने देखा था, ये फर्स्ट वीडियो में से पहली वाली में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें यह हुआ सर, अंग्रेज जीत गए थे इस युद्ध को और भारत वाले हार गए थे। और इसी की युद्ध के बाद में क्या देखा था आपने कि सर यहाँ से भारत में शुरुआत हुई थी ब्रिटिश शासन की शुरुआत। ब्रिटिश शासन की शुरुआत, ये चीज़ आपने समझी थी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से यह पूछा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब से मानी जा सकती है? तो 1757 के प्लासी के युद्ध से। क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का जनक किसको मानते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया था। एक युद्ध तो आपने यह देखा बच्चों। एक कहानी और जानो, इसके बाद में एक और युद्ध हुआ है, उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। क्या नाम है? बक्सर का युद्ध। ये टॉपिक तक पहुंचने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे कहानी भी याद रहेगी। ये युद्ध कब हुआ है? तो बच्चों ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक, इस युद्ध के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है टॉपिक को समझने की वजह से। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ है? तो सर इस युद्ध में भी अंग्रेज हैं, ठीक, बनाम भारतीय। तो इस बार भारत की तरफ से भारतीय संयुक्त सेना थी, भारतीय संयुक्त सेना। अब इसका मतलब समझो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। भारत की तरफ से जो भारतीय संयुक्त सेना थी, तो इसमें 3 सेनाएं थीं। एक तो इसमें था बंगाल का नवाब। इसमें कौन कौन है? एक तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहां का बच्चों, बंगाल का नवाब। जो बंगाल का नवाब था उस व्यक्ति का नाम था मीर कासिम। क्या नाम है सर? उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम एक व्यक्ति तो यह था। दूसरा, इसी वॉर में यदि हम देखेंगे तो एक अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था? अवध, मान लो लखनऊ वाला इलाका, यहाँ है अवध। ठीक, इसको आप समझ लेना लखनऊ, जबकि एग्जैक्ट पूरा लखनऊ नहीं है आज का, लखनऊ के आसपास वाला इलाका भी इसमें आता था। एक अवध का नवाब था, अवध का नवाब। और अवध का नवाब कौन था उस टाइम पे? तो अवध का नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये व्यक्ति है कहाँ का? अवध का नवाब है। एक पूरे भारत का राजा हुआ करता था, जो पूरे भारत की सरकार थी, केंद्र सरकार समझ लेंगे। तो भारत की जो सरकार थी उसको कहा जाता था मुगल सरकार। तो जो मुगल शासक था, मुगल शासक, उस मुगल शासक का नाम था बच्चों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसको द्वितीय समझ लेना, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब इस कहानी में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो सर, प्लासी के युद्ध ने यह किया कि भारत में एक तरह से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है प्लासी के युद्ध से सर, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में भी बच्चों हेक्टर मुनरो जीतता है और ये संपूर्ण सेना हारती है। यानी कि बंगाल का नवाब भी हारा, अवध का जो सिराजुद्दौला था वो भी हारा, और मुगल शासक शाही सेना जो गई थी ये भी हार जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये है कि पहले केवल इसमें यह हुआ था कि इन्होंने केवल बंगाल को जीता था, यहाँ पर बस इतने क्षेत्र को। तो यहाँ से इसलिए मान सकते हैं कि
जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई तो वो एक तरह से बंगाल से मान सकते हैं। लेकिन सर बक्सर के युद्ध में इन्होंने बंगाल के नवाब को भी हरा दिया, अवध के नवाब को भी हरा दिया और मुगल शासक जो था उसको भी हरा दिया गया। तो यहाँ से मानी जाती है वास्तविक ब्रिटिश शासन की शुरुआत। तो वास्तविक ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत है वो कब से मानी जा सकती है? 1764 के कौन से युद्ध से? बक्सर के युद्ध से। ये हम यहां से याद रखेंगे। क्या ये बात समझ सकते हैं आप? देन आगे समझ लीजिए, जब सर बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में भारतीय हार जाते हैं और संपूर्ण भारत पे अब किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। और अंग्रेज मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है बच्चों, ये बात जान लो। अब उसके बाद में क्या किया गया कि अब भारत में जैसे मान लो कि बच्चों ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत में जगह जगह पर क्या था? अंग्रेजी चौकियां बनाई गई। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेजों का क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर भी अंग्रेजों का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी अंग्रेजों का क्षेत्र है। अब इन सब जगहों पे अंग्रेजी शासन को बेहतर तरह से चलाने के लिए क्या बनाई गई थी? ब्रिटिश चौकियां बनाई गई थी। जैसे आज हम देखते हैं कि पुलिस की चौकियां बनाई जाती हैं, तभी जाके वो लोग शासन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश चौकियां बनाई गई। फिर इन चौकियों पे क्या किया गया? अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों का कार्य यह था कि जैसे मान लो अगर ये कोई एक जगह की एक छोटी चौकी है तो इसके अंडर में 10 गांव दे दिए गए। एग्जैक्ट नहीं है, मैं लगभग बता रहा हूँ, 10-12 गांव इसको दे दिए जाते थे। और इस व्यक्ति का यहाँ से काम ये था कि इन सब गाँव से क्या करेगा? ये लगान वसूल करेगा, टैक्स लेगा। यहाँ से सब जगह से क्या जमा करेगा? ये टैक्स। क्या ये बात समझ में आई? ये यहाँ का एक कॉन्सेप्ट था। 1764 के बाद की घटना है ये। ठीक है, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना आई थी, शासन करने लगी है, पूरे भारत पे कब्जा हो गया है एक तरह से। और अब जगह जगह पर जो ब्रिटिश चौकियां बनाई गई वहां पे अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। उन अधिकारियों को क्या कार्य सौंपा गया कि प्रत्येक अंग्रेज अधिकारियों को जो बड़ी बड़ी चौकियां बनाई गई थी तो उनका काम था कि आसपास के क्षेत्रों से लगान वसूल करना। अब ये अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? यहाँ से लगान वसूल करते थे। ठीक है, तो दो चीज़ें समझो। हुआ ये कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अब इस व्यक्ति का काम था इन सभी गांवों से क्या करना था? टैक्स वसूल करना। तो इससे ये कहा गया था कि प्रति एक घर से आपको उदाहरण के तौर पे 10 रुपये लेने हैं। उदाहरण के तौर पे कितने रुपए जमा करने थे? 10 रुपये। पहली बात तो इस अंग्रेज ने यहाँ के 10 रुपये की बजाय रुपये जमा किए 12 से 15 रुपये। अगर कोई किसान या कोई भारतीय अगर ये कीमत नहीं चुका पाता था, ये शुल्क नहीं देता था, तो ये अंग्रेज क्या करते थे? उनके घर का सामान वगैरह उठा के ले आते थे। कुकर उठा के लेकर आ गए, पीतल के बर्तन, तांबा, लोटा, जो मिला उनको वो लेकर आ जाते थे। समझ में आया यहाँ पे? इस तरह से ये क्या करते थे बच्चों? ये करते थे शोषण बहुत ज़्यादा भारतीय जनता का। ठीक है, अब इनसे हुक्म दिया गया था 10 रुपये का, जबकि इन्होंने कलेक्ट किए कितना? 12 से 15 रुपये। जिसने पैसे नहीं दे पाया था तो उसके घर से 2-4 सामान भी उठा के लेकर आ गए। एक काम समझो। ठीक, अब आता है, मान लो कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये पूरा संपूर्ण भारत है, तो एक चौकी यहाँ पर है, एक चौकी यहाँ पर बनाई गई, एक चौकी यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इन चौकियों को भी एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में रखा गया था। तो एक बड़ा यहाँ पे एक हेड रखा, एक यहाँ पे, यानी कि यहाँ का जो अंग्रेज है पैसे जमा करके इस वाले हेड को लाकर जमा करेगा, ये होगा गवर्नर। ये इनको जमा करेंगे ऐसे मान लो। ठीक है, इन इस तरह से। तो जब इन छोटे चौकी मतलब अंग्रेज अधिकारी जब जो थे, ये बड़े अधिकारियों को जब हिसाब देने का नंबर आया तो 10 रुपये जमा करने का आदेश था, तो इन्होंने 10 रुपये ना जमा करके पहली बात तो ये पेमेंट करते थे उनसे बहाने ले दिया करते थे कि भारतीयों ने पैसा नहीं दिया है, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, उसका ये, इस तरह से करके जब हिसाब देने का नंबर आता था तो 7 से 8 रुपये का हिसाब देते थे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और जबकि उन्होंने जमा कितने किए हैं? 10 रुपये बताए थे तो 12 से 15 रुपये जमा कराए हैं। ठीक, और गवर्नमेंट को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिसाब कितने रुपए का दिया है? 5-6 रुपये का, 7-8 रुपये का। ठीक है, अगली कहानी जानो। अब सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, 26 सदस्यों वाला ये जो ग्रुप था, 24 सदस्य, एक निदेशक और एक उपनिदेशक था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे, तो ये लोग वहाँ पर ऐसा अनुमान लगाते थे कि भाई अब इतने भारत के इतने क्षेत्र पे हमारा अधिकार है, इतने वहाँ पर गांव हैं, इतना क्षेत्र है,
इतने इतने रुपए का अगर वहाँ से हिसाब आएगा तो हमें इनकम होगी इतने रुपए की। मान लो उन्होंने एक एस्टिमेट लगा दिया 100 रुपये की इनकम होगी। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि छोटे अधिकारी ये एक तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पैसा ज़्यादा लेते थे गांव वालों से या भारतीयों से और अपने आला अधिकारियों को कम पेमेंट करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से क्या चली जाती है बच्चों, घाटे में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? घाटे में कैसे गई है? अनुमान के आधार पर। इसीलिए जब ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आ रही थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है, तो एक कार्य यह किया गया कि उस समय जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में लिख लेना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो जो उस टाइम के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम है सर? उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। घटना कब की बात चल रही है? तो ये बात बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको 1772 के टाइम की। ठीक है, ये समझ। तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, 1772 में एक गुप्त समिति बनाई। एक गुप्त समिति बनाई और इस गुप्त समिति का कार्य यह था कि ये समिति बच्चों भारत में जाए और भारत में जाके इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा है। ठीक, इसलिए इसको भेजा गया था। कमेटी बनाई किसने है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने 1772 में। अब गुप्त समिति भारत आई और भारत में आके इसने जब सर्वे किया तो सर्वे में पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नुकसान हो रहा है वो नॉर्मली नुकसान नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी ही गलत प्रवृत्ति के कारण नुकसान हो रहा है। इसका मतलब सर ये गुप्त समिति बनी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्वेस्टिगेट करने के बाद। ठीक है, जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट में क्या साबित किया? तो उन्होंने कहा भाई कि कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्ति कार्य के कारण कंपनी को नुकसान हो रहा है। ये इसने आके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और वहाँ पे ये बताया गया कि भाई कंपनी घाटे में नहीं चल रही है, कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, कंपनी में जितने भी लोग वहाँ पर हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब जब ये रिपोर्ट वहाँ सामने जाती है ब्रिटिश के जो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, तब उन्होंने इस रिपोर्ट के सिफारिश पर, तो गुप्त समिति की सिफारिश पर, गुप्त समिति की सिफारिश पर, तो गुप्त समिति की सिफारिश पर मतलब गुप्त समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसकी सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि 1773 का कानून क्यों बनाया गया था। तो 1773 का कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की गलत प्रवृत्ति के चलते कानून बनाया गया। अब ये कानून का पर्पस क्या रखा गया होगा? तो देखो, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। इसका मूल काम यह था कि भाई कंपनी के शासन के लिए जितने भी कंपनी के कार्य हैं उनको हम एक तो नियमित करेंगे और उनको नियंत्रित करेंगे। जितने भी अधिकारी कंपनी में काम कर रहे हैं उन पर भी हमारा नियंत्रण पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कानून का नाम भी रखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं भाई, इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो कंपनी के शासन के लिए, कंपनी किसकी बात कर रहा हूँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शासन के लिए पहला
लिखित संविधान था। इसी के साथ में यह भी रख लेना कि भारत के संबंध में पहला लिखित संविधान, तो भारत के संबंध में पहला लिखित संविधान, और यहीं से हो जाएगी बच्चों क्या, भारतीय संविधान की एक तरह से शुरुआत। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न आया था कि संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से हो गई, 1773 के अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन यह आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला लिखित संविधान किस वर्ष पारित किया था, तो 1773 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया था, तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। समिति का नाम क्या है बच्चों, गुप्त समिति की सिफारिश पर। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, पॉइंट नंबर 2, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को क्या क्या किया गया सर, एक तो नियमित किया गया है। नियमित का मतलब है कि कंपनी के कार्य लगातार चलते भी रहें, एक कार्य तो यह किया गया। दूसरा कार्य किया गया था तो कंपनी के अधीन कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सबको नियंत्रित किया गया है। ठीक है, कैसे नियंत्रित किया गया कि अब उनको जो आदेश दिया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, केवल वो लोग वही काम करेंगे, दूसरा अन्य कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट। यहीं से एक और पॉइंट, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ से समझा रहा हूँ, तो याद रख लेंगे कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर इस तरह से मान्यता मिली थी। तो पहली बार ये सब लाइनें डायरेक्ट पूछी जा चुकी हैं, यूपीएससी में भी पूछी जा चुकी हैं, पीसीएस में भी, आरओ एआरओ में भी। ये एज ए स्टेटमेंट्स आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जाके चेक कर सकते हैं कि संवैधानिक विकास के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं। तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, कार्यों को मान्यता मिली। तो यहाँ से बच्चों हम एक तथ्य ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि भाई अब भारत में क्या हुआ है कि भाई भारत के लिए भी अब एक तरह का संविधान आ चुका है, और इसी संविधान के तहत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ये संपूर्ण भारत पर शासन चलाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ भी भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो इससे क्या कह सकते हैं आप, तो इससे आप ये तथ्य याद रखेंगे कि सर भारत में केंद्रीय, ये क्वेश्चन याद रखना है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी का मतलब यह है कि अब पूरे भारत के लिए एक सरकार होगी कंप्लीट, यानी कि भारत में अब कैसी रहेगी, एकात्मक सरकार यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट में आप याद रखेंगे, वेरी प्रोमिनेंट है, मैं नोट करके लिख रहा हूं इसी वजह से, वेरी वेरी प्रोमिनेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाए, अल्टीमेट टाइम्स। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि सर हमारा ये हो गया प्यारा भारत। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सर ये जो जगह है इतना, इसको मैं नाम दे देता हूँ बंगाल। ये कौन सी जगह है सर, ये है बंगाल। ठीक, ऐसा समझ लेना। तो आपको मैंने कहानी यह पढ़ाई थी कि सर भारत में अंग्रेजों ने जो पहला युद्ध लड़ा था, यहाँ पे एक बड़ा युद्ध हमें जो देखने को, पहला नहीं बड़ा युद्ध, तो प्लासी का युद्ध था बंगाल में 1757 में। ठीक है, उसके बाद से बंगाल पर कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था बच्चों, बंगाल में अपने गवर्नर बनाए थे। इस कहानी को कुछ आप ऐसे सीखेंगे। कहानी ये है कि सर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, प्लासी हुआ, ये याद रखेंगे हम। प्लासी होने के बाद में क्या किया गया था कि सर बंगाल में यहाँ पर क्या किया गया था, बंगाल में बनाया गया था गवर्नर। किस क्या बनाया गया था, गवर्नर। और पहला गवर्नर, प्रथम जो गवर्नर बनाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो यहाँ से एक कहानी थोड़ी सी जान लो। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल बात करूँ कि भाई बंगाल के गवर्नरों की सीरीज़ क्या है, तो 1757 में पहली बार
किसे? रॉबर्ट क्लाइव, आप हिंदी में लिख लेना, रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया गया था? प्रथम गवर्नर बनाया। कब से कब तक रहा था ये? 1757 से 1760 तक रहा ये, ऐसे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में कुछ दिन के लिए बच्चों ये इसको वापस बुला लिया जाता है इंग्लैंड, और रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पर हॉलवेल कर एक व्यक्ति था, हॉलवेल। तो इस व्यक्ति को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, और ये कब रहा था? 1760 में ही रहा था, एक डेढ़ महीना ऐसा समझ लेंगे। तो ये अस्थायी गवर्नर था। इसके बाद में बेंसी टाट को बनाया गया था। किसको? बेंसी टाट। और बेंसी टाट कब से कब तक रहा था? तो ये बच्चों 1760 से लेकर 1765 तक ये रहा बंगाल का गवर्नर। इसी के टाइम पर बक्सर का युद्ध भी हुआ था, इसी के टाइम पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। बहुत सारी घटनाएं वो इतिहास में सीख लेंगे। बेंसी टाट के बाद में रॉबर्ट क्लाइव को वापस भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया, और इस बार रॉबर्ट क्लाइव 1765 से लेकर 67 तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में बच्चों वेरेलिस्ट करके एक व्यक्ति था, वेरेलिस्ट। इस व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया था, और ये 1767 से लेकर 69 तक रहा। वेरेलिस्ट के बाद में जॉन कर्टियार कर एक व्यक्ति था, जॉन कर्टियार। ये एक गवर्नर बनाकर भेजा गया था भारत में 1769 से लेकर 72 तक। इसके टाइम पर ही पहली बार भारत में अकाल पड़ा था, आधुनिक भारत का पहला अकाल। बड़ी घटना इतिहास में सीख लेंगे। देन उसके बाद में जॉन कर्टियार के बाद में बनाया था वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग को 1772 में बनाया था बंगाल का गवर्नर, और ये 1773 तक रहा। अब कहानी समझो। तो आपने क्या सीखा कि सर प्लासी का युद्ध जब भारत में हुआ था तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया था, और फिर बंगाल जब इनके अधिकार में आ गया तो बंगाल का राजा अंग्रेज़ों ने किसको बना दिया था? तो वारेन आपका रॉबर्ट क्लाइव को बनाया था, जिसको हम एज ए गवर्नर के रूप में जानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है बच्चों? भारत का पहला गवर्नर है। क्या है? केवल गवर्नर। यहाँ शब्द पे ध्यान देंगे आप, क्या लिखा है? केवल गवर्नर। तो आपसे सवाल आएगा कि भारत या बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कब से कब तक रहा? 1757 से 1760। उसके बाद में कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद में दूसरे नंबर पे कौन बना था? बेंसी टाट। हॉलवेल कैसा था ये? सर अस्थायी था। बेंसी टाट के बाद में तीसरे नंबर पे वापस रॉबर्ट क्लाइव आया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में फिर किसको बनाया था? वेरेलिस को बनाया नंबर 4 पे। ये अरेंजमेंट भी पूछ लेते हैं आपसे, इतिहास का कुछ टॉपिक है वैसे ही। देन नंबर 5 तो जॉन कर्टियार, उसके बाद में वेरेलिस के बाद में कर्टियार, और कर्टियार के बाद में नंबर 6 पे किसको बना दिया था बच्चों? आपका वॉरेन हेस्टिंग को। इस तरह से ये हमने पढ़ा। ठीक, अब कहानी वापस आ जाओ इस वाले टॉपिक पे। कौन सा अधिनियम पढ़ने? 1773 का। तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से कहानी जानेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, ये कहानी सुनो। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? सर वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का गवर्नर था। तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट के तहत क्या कार्य किया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर है ना बच्चों, तो ये गवर्नर का नाम बदलकर, तो गवर्नर पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया, गवर्नर जनरल। ये कहानी है इंटरेस्टेड। यानी कि क्वेश्चंस आएगा आपसे, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो ये कार्य किया गया था सर 1773 के अधिनियम के माध्यम से बच्चों। वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट से। तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के रख दिया गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब यहाँ से दो तथ्य हम याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, तो एक तो ये कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम, और जी का मतलब समझ लेना गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? सर वॉरेन हेस्टिंग। नाम लिख लेना हिंदी में, ठीक है। अब ये गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग था, इसी के टाइम पर ही इस पदनाम बदल के क्या रख दिया? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल भी जो बना पहला, वो भी वॉरेन हेस्टिंग बना। तो दूसरा तथ्य ये आता है कि बंगाल / भारत का
पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग ही था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही गवर्नर से केवल नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बना। क्या ये टॉपिक याद रख लेंगे आप? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बंगाल, ये आपका पैड वगैरह टाइप के भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कि भारत का या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। इस तरह से ये तथ्य पूछा जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आपने सीखा कि सर बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक, एक तथ्य तो ये। इसके बाद में देखो बीच में ये डेटा आ गया था यहाँ पे, अब मैं इसी से आगे का डेटा आगे समझा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ जाने। तो आपने इस तरह से कुछ सीखा कि सर हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये बंगाल था, तो यहाँ पे जो गवर्नर था इसका नाम हटा बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल इसका नाम रख दिया गया। और था कौन उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, एक और कहानी सुनो। ये जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की बच्चों एक परिषद बनाएगी। 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन, आगे चल के संसद बनेगी, इसीलिए खास है, ध्यान रखेंगे आप। तो आपने क्या सीखा कि सर गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो 4 सदस्य थे इनके आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक था फिलिप फ्रांसिस, एक कैलविन था, एक बर्बेल था, एक मानसन था। मैं नाम लिख देता हूं आपको, अगर पीसीएस या आईएएस जैसे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग या गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए जिस परिषद का निर्माण किया गया था उसमें से या इनमें से कौन सा सदस्य उस परिषद का सदस्य नहीं था। ऐसा 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक। ठीक, तो ये 4 सदस्य थे, इनको रटना नहीं है, बस ऐसे 1-2 बार देख लेंगे क्वेश्चंस में। मतलब ये है कि लिटिल बिट अगर आपको नॉर्मल भी याद रहेगा तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लो। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये सदस्य थे सर, इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है आपसे कि इनका जो कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल किया गया था 5 ईयर्स का। कितने समय के लिए चुने गए थे आप? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, एक कहानी और जानो। अगली कहानी यहाँ से ये है कि सर हमने यह सीखा कि अब ये तो हो है हमारा बंगाल। ठीक है, बंगाल में ये किया गया कि यहाँ का सर जो गवर्नर था तो इसका नाम बदल के रख दिया गवर्नर जनरल। एक कार्य तो ये हमने पढ़ा। ठीक, एक कहानी और सुनो। अब कहानी ये है कि सर 2 जगह ये हैं, एक है मद्रास और एक है बम्बई। ये है हमारा बम्बई और एक हमारी ये है मद्रास। ठीक है, ये समझो। तो बम्बई में बम्बई का अलग गवर्नर हुआ करता था पहले, यहाँ भी गवर्नर होता था, ब्रिटिश गवर्नर, यानी कि कोई अंग्रेज होगा। ठीक है बच्चों, तो अब 1773 के अधिनियम से एक कार्य यह किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल है ना, इसकी पावर को बढ़ाया गया, इसकी शक्तियाँ पहले के मुकाबले जितना, मतलब पहले आप ये मत सोचो कि केवल नाम ही बदला है, नाम के साथ साथ में कुछ इसकी शक्तियों में भी बढ़ोतरी हुई है। क्या पावर हुई? पावर यह हो गई कि मद्रास का गवर्नर भी अब इस गवर्नर जनरल के अधीन रह के काम करेगा। किसके? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये इनके अंडर में रह के काम करेंगे, के अधीन। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आ जाएगा, किस अधिनियम के तहत बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। आई होप ये याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। चलो अब नया तथ्य जानो इसी अधिनियम के माध्यम से। अभी भी कौन सा एक्ट चल रहा है सर? 1773 का, 1773 का एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। एक और कार्य समझेंगे सर। हमने भी ये सीखा कि सर बंगाल जो क्षेत्र है, ये वाला जो बंगाल है, तो यहाँ बंगाल में अधिकार है किसका? अंग्रेजों का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से ये मान लो कि ये इनकी है राजधानी और केंद्र सरकार है ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर एक कार्य यह किया गया सर, यहाँ पे एक कोर्ट का गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये कहानी को भी याद रखना है। कब हुआ था? 1774 में। कैसे समझेंगे सुनो सर। 1773 के अधिनियम के माध्यम से 1773 के अधिनियम के माध्यम से अब ये कहाँ कोर्ट बना है? तो ये जो जगह है बच्चों, बंगाल में, ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम जगह का नाम है। और इसी फोर्ट विलियम को आज हम लोग कहते हैं कलकत्ता। क्या कहते हैं? कलकत्ता। और कलकत्ता से बन गया कोलकाता। यानी कि आपने सीखा 1773 के अधिनियम के माध्यम से फोर्ट विलियम या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, और जो कब बना था? 1774 में। इस अधिनियम के माध्यम से इस वर्ष में इस जगह पर एक कोर्ट बनाया गया है। क्या ये बात समझेंगे? तो सवाल आता है कि भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था? तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम या कलकत्ता में 1773 के कानून या अधिनियम के माध्यम से 1774 में बनाया गया था। ठीक, अब इस अधिनियम के इस कोर्ट के बारे में जानेंगे। कौन सा कोर्ट है ये? पहली बात तो क्या ये हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है? अगर यहाँ से सवाल आए तो ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। एक चीज़। दूसरा, इस सुप्रीम कोर्ट में बच्चों कुल 4 जज थे। कितने जज थे सर? 4 जज। इन 4 जज में से एक मुख्य, 3 अन्य जज थे। 3 अन्य। अब मुख्य का नाम बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो मुख्य जो जज थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम है? सर एलिजा इम्पे। ये हो गए मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य जो न्यायाधीश थे इनके भी कभी कभी आपसे नाम पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ इनके नाम हैं चेम्बर्स, लेमेस्टर और हायट, तो मैं लिख देता हूँ। तो एक इनमें कौन है बच्चों? चेम्बर्स है। एक इनमें कौन है? तो लेमेस्टर है। एक इनमें कौन था बच्चों? उसका नाम था हायड। ऐसे कुछ नाम था। ठीक, याद रखना। तो टोटल कितने जजेस हो गए हैं? 4 जजेस हो गए। दूसरा पूछे जाएगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसका कार्य क्षेत्र। क्या क्वेश्चन आता है इसका? कार्य क्षेत्र। तो इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक सीमित था? तो ओनली कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता तक ही ये कोर्ट सुनवाई कर सकता था। कलकत्ता के बाहर के केसेस अगर इसके पास जाएंगे तो उन पर ये अपना मतलब कोई भी निर्णय नहीं दे सकता था। तो एक तरह से कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र यदि क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक सीमित था, तो केवल कलकत्ता तक अधिकार सीमित था। अब दूसरा, इस कार्य क्षेत्र में इसको अधिकार कैसे कैसे थे सुप्रीम कोर्ट को? क्या इसको दीवानी अधिकार थे, फौजदारी थे, किस तरह के? तो अगर अधिकारों की बात की जाए तो 4 तरह के अधिकार इसको दिए गए थे। ये क्या कहानी सुनो। अधिकार किसके? सुप्रीम कोर्ट के। एक अधिकार था कि ये कोर्ट क्या कर सकता है? कलकत्ता के जितने भी दीवानी मामले हैं उन सभी दीवानी मामलों का क्या कर सकता था? सुनवाई कर सकता था। अब ये दीवानी क्या होते हैं? दीवानी उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहेंगे तो सिविल। हिंदी में क्या कहेंगे? मामला। सिविल मामले कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, संपत्ति से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनको कहा जाता है दीवानी या सिविल मामले। किससे संबंधित होते हैं? संपत्ति से। अभी 2-4 दिन पहले एसएससी जीडी में यह सवाल आया था कि कौन से मुकदमे या मामले दीवानी होते हैं, कौन से फौजदारी या आपराधिक मामले होते हैं। तो एक तो इसको आपका दीवानी मामले दिए गए थे, लेकिन कहाँ के? केवल कलकत्ता के। एक तो ये कार्य है। दूसरा, अगर इसको मैं अधिकार बताऊं तो इसको फौजदारी अधिकार भी दिए गए थे। फौजदारी, फौजदारी ये भी उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहेंगे तो आपराधिक, आपराधिक मामले। इंग्लिश में कहेंगे तो क्रिमिनल मैटर्स हो जाएंगे। क्रिमिनल मैटर कौन से होते हैं? जिसमें लड़ाई, हत्या वगैरह जनरली खून खराबे वाली हो जाएंगे। उसके बाद में जो थर्ड अधिकार दिया गया था तो वो नौसेना का अधिकार दिया गया था कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो नौसेना थी उससे संबंधित कानून, जो भी अगर उससे संबंधित कानून से रिलेटेड अगर कोई केस आता तो उस पर भी ये क्या कर सकता है? अपना फैसला दे सकता था। इसके अलावा बच्चों ये क्या कर सकते हैं? धार्मिक मामले। कौन से मामले? धार्मिक मामलों में भी सुनवाई कर सकता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उस कोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या वह किसकी सुनवाई नहीं कर सकता था?
तो ऑप्शन में दिया गया था दीवानी मामले, दीवानी और फौजदारी मामले, जल सेना मामले, धार्मिक मामले, या इन सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। तो याद रखेंगे इन सभी पर वो क्या कर सकता था, अपना निर्णय दे सकता था। अच्छा मान लो एक और कहानी समझो, इस सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन या कोई भी निर्णय दिया और यदि आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हो, आप क्या नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो पक्षपात किया है, बट आप उसे एग्री नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस निर्णय के खिलाफ, के विरुद्ध आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते थे। जैसे आज भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो आप अपील कर सकते थे कहाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, यदि आप उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकते थे, लेकिन ये अपील कहाँ की जाएगी, तो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो अपील कहाँ कर सकते थे आप, प्रीवी काउंसिल। अब ये क्या है सर, तो ये प्रीवी काउंसिल कलकत्ता, इंग्लैंड में एक कोर्ट था, इंग्लैंड में ऐसा समझ लेंगे ये हाई कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी डबल सुप्रीम कोर्ट है, प्रीवी काउंसिल में। तो प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते थे आप, इसके विरुद्ध अपील कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मैं आपको जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ये सब अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स हैं, सब अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट तथ्य देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में यह बताया था कि ये कानून आया क्यों था, कौन सा 1773 का कानून बनाना क्यों पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कानून इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों की ही गलत प्रवृत्ति के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे सर, वो टैक्स लेते थे, ज़्यादा हिसाब देते थे कम। दूसरा क्या करते थे, आसपास के गांव से बहुत सारा सामान ले लिया करते थे ज़बरदस्ती, और जब अंग्रेज अधिकारी पूछते थे ये आपके पास सामान कहाँ से आया, तो वो कह दिया करते थे कि ये हम गए उस गाँव में, रामपाल की बिटिया की शादी थी, रामपाल की बिटिया की जब शादी थी तो रामपाल ने ये हमें 2 कुकर और 2 भगोने और 2 लोटे गिफ्ट में दिए हैं, उपहार दिया है। तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से तो कंपनी वाले ये समझ चुके थे कि ये क्या कर रहे हैं कि जो अधिकार इनको दिया गया उसके अलावा भी दूसरे इलीगल कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो इस पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पूरा प्रयास नहीं हुआ। लेकिन 1773 में ये कहा गया भाई कंपनी के द्वारा जितने भी कर्मचारी होंगे वो बिना लाइसेंस प्राप्त कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे, इसकी मैं लाइन लिख देता हूँ, इस तरह से याद रख लेना। 1773 के अधिनियम के द्वारा, देखो ये लाइन मैंने यहां पे लिख दी है, आप समझो कि भाई 1773 में कहा गया था कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो कार्य करने का उनके पास लाइसेंस है, जो अधिकार उनको दिया गया है, केवल वो वही कार्य करेंगे, उसके बाहर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक, ये आप जरूर इसको याद रखेंगे। चलो एक तथ्य और याद रख लो, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये बात तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे सर ये जो बंगाल था, तो बंगाल में अब तो बना दिया गया है गवर्नर जनरल, और उसके मदद करने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी। ठीक है, तो ये 4, इन सबको क्या किया गया है बच्चों, ये क्या रहेंगे, ये उत्तरदायी रहेंगे। किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल के प्रति। इसको आप ऐसे समझना है कि अगर कोई कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर कोई काम करती है तो वो कौन जिम्मेदार, मतलब ये जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल, आपका उत्तरदायी होंगे, जवाबदेही होंगे। किसको जवाबदेही होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनसे सवाल कर सकता है कि आपने ये कार्य क्यों किया, ये कार्य क्यों नहीं किया। आई होप आपको ये 1773 का अधिनियम समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहने देंगे। गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।